माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा इस लॉकडाउन में बच्चों के स्टडी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको नए चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम सबसे पहले डेनमार्क के वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने देखा था। इन्होंने 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने सर्वप्रथम देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे उन्होंने प्रयोगों के द्वारा भी सत्यापित किया, प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया। तो सबसे पहले हम आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताते हैं, इसकी परिभाषा। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को परिभाषित करते हैं। इसे सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने देखा था। ओर्स्टेड ने देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरह किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब हम ओर्स्टेड के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। ओर्स्टेड का
ओरस्टेट का प्रयोग ओरस्टेट ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। ओरस्टेट की प्रायोगिक व्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। इसमें दिशा का हम निर्धारण करते हैं। ये दिशा ऊर्ध्व दिशा होती है। इस तरफ नॉर्थ, इधर साउथ देते हैं और ये दिशा ईस्ट और वेस्ट को शो करती है। और ये हो गया ऊर्ध्व दिशा। इसमें एक चालक तार AB लेते हैं। इस चालक तार AB को सेल कुंजी और धारा नियंत्रक से संयोजित करते हैं। इसको एक सेल कुंजी तथा धारा नियंत्रक RS से संयोजित करते हैं। इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। जब ये कुंजी खुली होती है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण इस चालक तार AB में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसकी जानकारी के लिए इसके नीचे एक चुंबकीय सुई रखते हैं। तो यह देखते हैं जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। किंतु जैसे ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेप जाता है। तो पुनः अगले प्रयोग में देखते हैं इस चालक तार AB में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात इस कुंजी को बंद करते हैं, कुंजी को बंद करते ही इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा के प्रवाह की दिशा जब इस चालक तार AB में धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, अर्थात इस चालक तार में A से B की तरफ होती है, तो इस चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक पश्चिम की ओर घूम जाता है। अर्थात चुंबकीय सुई यह उत्तर की दिशा से भौगोलिक पश्चिम की ओर घूम जाती है। इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और चुंबकीय सुई के अपनी स्थिति से विक्षेपित होने से अज्ञात होता है कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि अज्ञात है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी उत्पन्न होता है, चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को रखने पर इस पर चुंबकीय बल लगता है, जिससे
ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित होती है। अब यहाँ यह देखते हैं कि चालक तार AB में जैसे ही धारा प्रवाहित होती है वैसे ही इस चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक पश्चिम की ओर घूम जाता है। फिर यह देखते हैं कि जैसे जैसे इस चालक तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान भी बढ़ता जाता है। और यह देखा गया कि जब इस चालक तार AB में प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाती है, चालक तार में धारा प्रवाह की दिशा बदलने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी बदल जाती है। अब इस चालक तार में अगर धारा की प्रवाह दिशा बदल दी जाए तो धारा की दिशा परिवर्तित होने से अब चूंकि सुई के विक्षेप की दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अब चूंकि सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक पूर्व की ओर घूम जाता है। तो इन प्रयोगों से अज्ञात होता है कि चालक में धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब चालक में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी करने के लिए इस चालक तार AB के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई रखते हैं। जब इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो यह चुंबकीय सुई क्षैतिज स्थिति में रहती है, अर्थात इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। जैसे ही इस चालक तार में धारा को प्रवाहित की जाती है, अर्थात जब इसमें धारा की प्रवाह दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, A से B की ओर, तो धारा के प्रवाहित होते ही चूंकि सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर विक्षेपित जाता है, भौगोलिक पश्चिम की ओर, इस चालक तार AB में धारा प्रवाहित होते ही चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक पश्चिम की ओर घूम जाता है। पुनः यह देखा गया कि जैसे जैसे चालक में इस धारा नियंत्रक की सहायता से जैसे जैसे इस चालक तार में धारा की तीव्रता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसमें विक्षेप का मान भी बढ़ता जाता है। और जब इस चालक तार AB में धारा के प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, अर्थात जब इसमें धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है तो धारा के प्रवाह दिशा बदलते ही चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, अर्थात अब चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक पूरब की ओर घूम जाता है। इससे अज्ञात होता है कि चालक में धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर चुंबकीय सुई को ऊपर ले जाते हैं तो पूर्व में जो विक्षेप था उसकी विक्षेप दिशा बदल जाती है। तो ओस्टेड ने इन प्रयोगों के आधार पर निम्न निष्कर्ष बताया। तो ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष: पहला यह देखा गया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिया। ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिया। नंबर 1, चालक तार में धारा प्रवाहित होते ही
चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 2, चालक तार में धारा की प्रबलता बढ़ाने से चालक तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता बढ़ाने से चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान बढ़ जाता है। तो इसमें देखा गया कि चालक तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता बढ़ाने से चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान बढ़ जाता है। नंबर 3, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा परिवर्तित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। और यह देखा गया कि जब इस चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, है तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से ये 4 मुख्य निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला देखा गया कि चालक तार में धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय सुई को इस चालक तार के दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी स्थिति ले जाने पर उसमें विक्षेप होता है। यह जानकारी होती है कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 2, यह देखा गया कि चालक तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता बढ़ाने से चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान बढ़ जाता है। इससे ज्ञात होता है कि धारा की प्रबलता बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। और यह देखा गया कि प्रवाहित धारा की दिशा परिवर्तित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। और जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह ओरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रयोगों द्वारा दर्शाया।
चुंबकीय छेद। अब हम चुंबकीय छेद के बारे में चर्चा करते हैं। चुंबकीय छेद को चुंबकीय छेद तीव्रता भी कहते हैं, इसे चुंबकीय प्रेरण सदिश भी कहते हैं और इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय छेद, चुंबकीय छेद, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय छेद। वैसे विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर विद्युत बल कार्य करता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल से परिभाषित करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। किंतु हम चुंबकीय क्षेत्र को अन्य प्रकार से परिभाषित करते हैं। यह देखा गया है कि यदि कोई Q कूलाम का कोई आवेश v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उस पर लगने वाले बल को निम्न प्रकार से दिया जाता है। अगर कोई आवेशित कण किसी क्षेत्र में गति करने से बल का अनुभव कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित होने से अगर वो बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि Q कूलाम का कोई आवेश, Q कूलाम का कोई आवेश, या Q कूलाम का कोई आवेशित कण v वेग से, कोई आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B यदि Q कूलाम का कोई आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति करते हुए बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, तो इस बल को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। इस बल को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। F is equal Q into V क्रॉस V, या F is equal QVV sin थीटा
F is equal Q into V क्रॉस B या F is equal Q V साइन थीटा n कैप होता है, या इसका परिमाण लेते हैं तो आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान F is equal to Q V B साइन थीटा होता है। यहाँ F is equal to Q V B साइन थीटा लेते हैं। अगर यहाँ थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है, यहाँ थीटा आवेशित कण के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र b के बीच बना कोण है, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण प्रकट करता है। यदि यहां पर थीटा का मान 90 लेते हैं, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो साइन 90 इज इक्वल 1 होगा और साइन की वैल्यू अधिकतम 90 डिग्री के लिए होता है। तो इस तरह थीटा का मान 90 लेने से साइन 90 अर्थात साइन थीटा का वैल्यू अधिकतम होगा और इस तरह F मैक्सिमम इज इक्वल क्यू वी वी होता है। अब यहां यदि इस चुंबकीय क्षेत्र B को परिभाषित करना चाहें तो B इज इक्वल F मैक्सिमम बाई क्यू बी। यदि आवेश का मान Q का मान 1 कूलम लें और इसका वेग तथा वेग v इज इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड ले लें, 1 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो यदि आवेश q का मान 1 कूलम लें और इसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल F मैक्सिमम होता है। यानी यहां हम चुंबकीय क्षेत्र को अगर परिभाषित करना चाहें तो इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एकांक परिमाण के आवेशित कण जो प्रति मीटर प्रति सेकंड के यानी एकांक वेग से गति करता हुआ अधिकतम बल का अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान टेस्ला के बराबर होता है। तो इस तरह हम चुंबकीय क्षेत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एकांक आवेश के एकांक वेग से गतिशील होने पर अनुभव किए गए बल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
उस स्थान पर एकांक परिमाण के आवेश के द्वारा एकांक वेग से गतिशील होने पर अनुभव किए गए अधिकतम बल के समान होता है, जबकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण सदिश तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय प्रेरण सदिश भी कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण सदिश भी कहते हैं। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय प्रेरण सदिश भी कहते हैं। इसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक अर्थात एमकेएस प्रणाली में मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहते हैं, या टेस्ला। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसी को न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कहते हैं। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही एक टेस्ला कहते हैं। तो इस तरह से एसआई मात्रक इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है तथा सीजीएस में इसका मात्रक मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहां से इसका बीमित सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का बीमित सूत्र बी का बीमित सूत्र न्यूटन बल की इकाई है। इसके बीमित सूत्र को mL/-2 से दर्शाते हैं। एम्पियर विद्युत धारा है, मीटर लंबाई का मात्रक है, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। इसका बीमित सूत्र ए, मीटर लंबाई का मात्रक है, इसका बीमित सूत्र एल। तो इस तरह से यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाता है, तो इसका बीमित सूत्र आता है m(T⁻⁻2 a⁻⁻1)।
तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का बीमी सूत्र एल से यहाँ कैंसिल होता है, तो इसका बीमी सूत्र m t पावर -2 a पावर -1 होता है। या इसको अगर लिखना चाहें तो इसे m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2 a पावर -1 से भी दर्शाते हैं। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और बीमी सूत्र ज्ञात होता है। अब हम और ये भी देखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा होती है, यह दिशा उस दिशा मानी जाती है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए किसी प्रकार के बल का अनुभव न करे और सीधे चला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई आवेशित कण गति करते हुए बिना बल का अनुभव किए सीधे निकल जाता है, तो वही उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र को हम परिभाषित करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बायोसावर्ट नियम के बारे में बताएंगे। थैंक यू।